भौतिक रसायन की वो शाखा है जो अंतरा पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं अर्थात दो प्रावस्थाओं को अलग करने वाली सीमा का अध्ययन करता है। ठोस 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 द्रव अंतरा पृष्ठ प्रसिद्ध है। क्योंकि गैसें पूर्णतः मिश्रणीय हैं, वे अंतरा पृष्ठों का निर्माण नहीं करती हैं। अंतरा पृष्ठ केवल कुछ अणुओं की मोटाई है, किंतु इसका क्षेत्रफल प्रावस्थाओं के कणों के आकार पर निर्भर करता है। अधिशोषण किसी पृष्ठ या द्रव या ठोस पर किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित करने तथा धारण करने की घटना, जिसके कारण स्थूल प्रावस्था की तुलना में पृष्ठ पर अधिक से अधिक सांद्रण होता है, अधिशोषण कहलाता है। उदाहरण, जब ऑक्सीजन गैस को एक ऐसे बंद पात्र में जिसमें चूर्ण चारकोल होता है लिया जाता है, तो पात्र के अंदर का दाब घट जाता है। ये चारकोल की सतह पर गैस कणों के अधिशोषण के कारण होता है। अधिशोषण के दौरान ठोस के पृष्ठ पर संचित पदार्थ अधिशोष्य कहलाता है। वो पृष्ठ जिस पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है। अधिशोषण तथा अवशोषण वो घटना जिसमें पदार्थ किसी ठोस के संपूर्ण स्थूल में समान रूप से वितरित हो जाता है, अवशोषण कहलाता है। ये ठोस के स्थूल में संपूर्ण पृष्ठ पर पदार्थ का प्रवेश है। उदाहरण, जब किसी स्पंज को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वो द्रव के कुछ अणुओं को अवशोषित करता है। चलिए अधिशोषण तथा अवशोषण के बीच महत्वपूर्ण अंतर करें। अधिशोषण के अंतर्गत अणु स्पीशीज के स्थूल में तथा पृष्ठ पर असमान वितरण होता है, जबकि अवशोषण में अणु स्पीशीज के स्थूल में समान वितरण होता है। अधिशोषण प्रारंभ में तेज गति से होता है तथा साम्यावस्था के निकट धीमा पड़ जाता है, जबकि अवशोषण एक समान गति से होता है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, जबकि अवशोषण पदार्थ के संपूर्ण भाग में होता है। शोषण तथा विशोषण। शोषण कभी कभी अधिशोष्य अधिशोषक में लुप्त हो जाता है। प्रारंभ में अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर दिखाई पड़ता है एवं बाद में अधिशोषक के स्थूल में चला जाता है। इस प्रकार अधिशोषण अवशोषण में बदल जाता है। अवशोषण तथा अधिशोषण के समकालिक होने की घटना शोषण कहलाती है। विशोषण किसी अधिशोष्य पदार्थ को अधिशोषक पदार्थ की सतह से जिसमें ये अधिशोष्य है हटाने की प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। अधिशोषण की क्रियाविधि। जब अधिशोष्य के एक मोल का अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषण होता है तो इस प्रकार प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं। अधिशोषण हमेशा एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है तथा अधिशोषण की एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा ऋणात्मक होता है। जब अधिशोष्य अणुओं का किसी अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषण होता है तो उनकी मुक्त गति सीमित हो जाती है तथा एंट्रोपी घट जाती है। अधिशोषण सतत होती है, अतः अचर ताप तथा दाब पर गिब्स की मुक्त ऊर्जा घट जाती है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच घटा टी डेल्टा एस। अधिशोषण के प्रकार। अधिशोष्य अणु तथा अधिशोषक के बीच विद्यमान बलों की प्रकृति के आधार पर अधिशोषण को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण, यदि अधिशोष्य तथा अधिशोषक के बीच उपस्थित आकर्षण बल वंडर वॉल बल हो तो अधिशोषण भौतिक अधिशोषण कहलाता है। क्योंकि अधिशोषक तथा अधिशोष्य के बीच उपस्थित बल बहुत कमजोर होता है, इसलिए इस प्रकार के अधिशोषण को ऊष्मा प्रदान कर अथवा दबाव घटाकर आसानी से बदला जा सकता है।
रासायनिक अधिशोषण। यदि अधिशोष्य कणों तथा अधिशोषक के बीच उपस्थित आकर्षक बल उतना ही हो जितना कि रासायनिक आबंध के बीच बल होता है, तो अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। क्योंकि अधिशोषक तथा अधिशोष्य के बीच उपस्थित आकर्षक बल काफी प्रबल होता है, अतः इस प्रकार के अधिशोषण को आसानी से नहीं बदला जा सकता है। भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। भौतिक अधिशोषण की निम्न एंथैल्पी प्रायः शून्य से नीचे 25 किलो जूल प्रति मोल होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की उच्च एंथैल्पी प्रायः शून्य से नीचे 200 किलो जूल प्रति मोल होती है। भौतिक अधिशोषण में आकर्षण के बल वान डर वाल्स के बल होते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में आकर्षण के बल रासायनिक आबंध के बल होते हैं। भौतिक अधिशोषण अक्सर निम्न ताप पर होता है तथा ताप के बढ़ने पर घटता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर होता है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय है। भौतिक अधिशोषण गैस के द्रवीकरण से संबंधित है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण का विस्तार साधारणतः गैस के द्रवीकरण से संबंधित नहीं है। भौतिक अधिशोषण प्रायः अधिशोषक की सतह पर बहु अणु का निर्माण करता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अधिशोषक की सतह पर एकल अणु का निर्माण करता है। भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिशोषण समतापी। अचर ताप पर दाब के साथ अधिशोषक द्वारा अधिशोष्य गैस की मात्रा में परिवर्तन को एक वक्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, जिसे अधिशोषण समताप कहते हैं। निम्न ताप पर आलेख लगभग सरल तथा प्रावर्ण्य होता है, अतः अधिशोषण की विस्तार x और n का अनुपात गैस के दाब का सीधा अनुपाती होता है। इसे x बटा m, जो p पर घातांक 1 के अनुक्रमानुपाती है, इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उच्च ताप पर अधिशोषक पृष्ठ संतृप्त होता है तथा तब अधिशोषण की मात्रा गैस के ताप पर आश्रित नहीं होती है। इसे x बटा m, जो p पर घातांक 0 के अनुक्रमानुपाती के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे x बटा m अनुक्रमानुपात p पर घातांक 0 के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रायंटलिक समतापी वक्र। दाब के सीमित प्रसार में x बटा m का मान p की घात 1 तथा 0 के बीच निर्भर करेगा। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। x बटा m का मान p की घात 1 से 0 के बीच के मान के अनुक्रमानुपाती होता है, अथवा x बटा m का मान p की घात 1 बटा n के मान के अनुक्रमानुपाती होता है, जहां n का मान 1 से अधिक होता है। अथवा इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, x बटा m का मान k को p की घात 1 बटा n से गुणा करने के समान होता है। k तथा n अचर राशियां हैं, जिसका मान किसी निश्चित ताप पर उस गैस तथा अधिशोषक ठोस की प्रकृति पर निर्भर करता है। दोनों तरफ लघु गणक लेने पर हमें प्राप्त होता है log x बटा m बराबर log k जमा 1 बटा n log p। log x बटा m तथा log p के बीच खींचा गया आलेख एक सरल रेखा है। रेखा की ढाल 1 बटा n के बराबर है तथा log x बटा m अक्ष पर अंतःखंड log k के तुल्य होती है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि आपने कितना सीखा है। सही विकल्प पर क्लिक कीजिए। अधिशोषण के अनुप्रयोग। गैस मास्क। इनमें सक्रिय चारकोल या
अधिशोषकों का एक मिश्रण होता है तथा जिसका उपयोग विषाक्त गैसों वाले वातावरण में सांस लेने के लिए किया जाता है। रंगीन पदार्थों को हटाने के लिए जानतर चारकोल अशुद्धि के रूप में रंगीन पदार्थ को विलयनों से हटा देता है जो चारकोल पर मुख्यतः अधिशोषित हो जाता है। उदाहरण के लिए अस्थि चारकोल का उपयोग चीनी उद्योग में रंग हटाने के लिए किया जाता है। आर्द्रता पर नियंत्रण सिलिका तथा एल्यूमिना जेल का उपयोग नमी को हटाने तथा आर्द्रता पर नियंत्रण करने के लिए अधिशोषक के रूप में किया जाता है। अधिशोषण सूचक रंजक जैसे कि इओसिन तथा फ्लोरोसिन का उपयोग ब्रोमाइड विलयन का सिल्वर नाइट्रेट के साथ अनुमापन में किया जाता है। सिल्वर हैलाइड के अपक्षेप में इन रंजकों को अवशोषित करने के गुण होते हैं तथा इस प्रकार अनुमापन के अंतिम बिंदु पर अभिलाक्षणिक गहरे रंग उत्पन्न करते हैं। रोगों के उपचार में कई औषधियां कीटाणुओं को उन पर अधिशोषित होकर उसे मार डालती हैं। जल की कठोरता को हटाने के लिए आयन विनिमय राल का उपयोग जल की कठोरता को हटाने में किया जाता है। अधिशोषण के कुछ अन्य उत्प्रेरण जियो एंजाइम मूल्यांकन एंजाइम कोलाइड की भौतिक अवस्था कोलाइड एक विषमांगी निकाय होता है जिसमें किसी पदार्थ के सूक्ष्म कण जिसका व्यास 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है एक अन्य पदार्थ के सतत माध्यम में परिक्षेपित रहता है। उदाहरण के लिए दूध, दाढ़ी बनाने वाला छाक, जेली तथा पेंट। कोलाइडल विलयन प्रकृति में विषमांगी होता है तथा इसकी कम से कम 2 अवस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपित माध्यम। परिक्षिप्त अवस्था ये अल्प अनुपात में उपस्थित अवयव है तथा कोलाइडल विमाओं के कणों को रखता है। परिक्षेपण माध्यम वो माध्यम जिसमें कोलाइडल कण परिक्षेपित होते हैं परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। कोलाइड की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकते हैं अतः परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडल तंत्र 8 प्रकार के होते हैं। रॉक सॉल्ट ठोस विलयन का एक उदाहरण है, पेंट विलयन का एक उदाहरण है, धुआं एरोसोल का एक उदाहरण है, पनीर जेल का एक उदाहरण है, दूध इमल्शन का एक उदाहरण है, कोहरा द्रव एरोसोल का एक उदाहरण है, रबर ठोस फोम का एक उदाहरण है और साबुन का छाप फोम का एक उदाहरण है। कोलाइडों में अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर कोलाइडों को 2 भागों में बांटा जाता है। द्रवरागी कोलाइड परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों में परिक्षेपण माध्यम के प्रति अधिक स्नेह होता है। निलंबित कण तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच लग रहे प्रबल आकर्षक बलों के कारण वे स्वयं स्थायी होते हैं। वे स्वभाव से उत्क्रमणीय होते हैं। वे आंतरिक कोलाइड के रूप में प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए गोंद, मंड, जिलेटिन तथा एल्ब्यूमिन। द्रव विरागी कोलाइड परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को परिक्षेपण माध्यम से कोई स्नेह नहीं होता है, बावजूद इसके कि वो परिक्षेपण माध्यम से घृणा करते हैं। वे आसानी से तैयार नहीं होते हैं तथा उनके संरक्षण के लिए स्थिरीकरण एजेंट की आवश्यकता होती है। वे अनुत्क्रमणीय होते हैं। उन्हें गौण कोलाइड भी कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार पर
वर्गीकरण। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की प्रकृति के आधार पर कोलाइड के 3 प्रकार होते हैं। बहुआण्विक कोलाइड। इस प्रकार के कोलाइडों में कोलाइडल कण परमाणुओं का औसत या 1 नैनोमीटर से कम आकार के छोटे अणु हैं। ये अणु औसतन वॉन डर वाल बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए सोने का सॉल कई आकारों वाले कण हैं जो कई सोने के परमाणुओं के समूह हैं। वृहदाण्विक कोलाइड। इस प्रकार के कोलाइडों में कोलाइडल कणों के बड़े अणु होते हैं जिसके कोलाइडल विमा होते हैं। उनके बहुत उच्च आणविक द्रव्यमान होते हैं जिनमें हजारों लाखों विविधता होती हैं। उदाहरण के लिए प्रोटीन, सेल्यूलोज, नायलॉन तथा प्लास्टिक। सहचारी कोलाइड यानी मिसेल। इस प्रकार के कोलाइड्स निम्न सांद्रण पर सामान्य एवं प्रबल विद्युत अपघटक की तरह व्यवहार करते हैं, किंतु उच्चतर सांद्रता पर पुंजीकरणों के निर्माण के कारण वे कोलाइड विलयन की तरह व्यवहार करते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। उदाहरण साबुन तथा अपमार्जक। रासायनिक विधि से कोलाइडों का निर्माण। कोलाइडल विलयन का द्विक अपघटन, ऑक्सीकरण, अपकरण तथा जल अपघटन जैसी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्माण किया जा सकता है। द्विक अपघटन। आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडल सॉल को आसूत जल में आर्सेनिक ऑक्साइड के एक विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड को गुजारकर प्राप्त किया जाता है। ऑक्सीकरण। सल्फर के किसी कोलाइडल विलयन को जल में सल्फर डाइऑक्साइड के विलयन में अथवा किसी ऑक्सीकारक एजेंट के विलयन से होकर हाइड्रोजन सल्फाइड को गुजारकर प्राप्त किया जा सकता है। अपचयन। किसी धातु के कोलाइडल विलयन को उपयुक्त अपकारक एजेंट के साथ इसके लवण विलयन का उपचयन कराकर प्राप्त किया जा सकता है। जल अपघटन। इस विधि को कमजोर विद्युत धनात्मक धातुओं के हाइड्रो ऑक्साइडों तथा ऑक्साइडों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड के लाल सॉल को उबलते हुए जल के साथ फेरिक क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्युत विघटन द्वारा कोलाइडों का निर्माण। यह प्रक्रम ब्रेंडिंग के आर्क विधि के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें परिक्षेपण एवं संघनन शामिल है। इस विधि से धातुओं के कोडाल विलयन को तैयार किया जाता है। इस विधि में विद्युत आर्क को परिक्षेपण माध्यम में डूबे हुए धातु के इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न किया जाता है। इस विधि से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा धातु को वाष्पित कर देती है जो संघनित होकर कोलाइडल आकार का निर्माण करते हैं। पेप्टन द्वारा कोलाइडों का निर्माण। पेप्टन किसी अवक्षेप को परिक्षेपण माध्यम के साथ विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में हिलाकर कोलाइडल रूप में बदलने का एक प्रक्रम है। इसके लिए प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य को पेप्टन कर्म कहते हैं। पेप्टन के दौरान अवक्षेप अपनी सतह पर विद्युत अपघट्य के एक आयन को अवशोषित करता है। ये अवशोषित आयन समानता उन अवक्षेपों के साथ सामान्य होते हैं। ये अवक्षेपों पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश विकसित करता है जो अंततः कोलाइडों की विमा वाले छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि आपने कितना सीखा है। सत्य या असत्य पर क्लिक करें। कोलाइडल विलयनों का शुद्धिकरण। अशुद्धियों की मात्रा को आवश्यक सीमा तक कम करने के प्रक्रम को कोलाइडल विलयन का शुद्धिकरण कहते हैं। अपोहन। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण निम्न विधियों से किया जा सकता है। अपोहन। ये किसी कोलाइडी विलयन में उपयुक्त झिल्ली के द्वारा विसरण विधि से किसी विलय पदार्थ को हटाने का प्रक्रम है। इस प्रक्रम में प्रयुक्त उपकरण अपोहक कहलाता है। वैद्युत अपोहन। अपोहन का प्रकरण बहुत मंद होता है। इसमें क्षेत्र लगाकर तेज किया जा सकता है। यदि का प्रकरण बहुत मंद होता है
इसमें विद्युत क्षेत्र लगाकर तेज किया जा सकता है। यदि अशुद्ध कोलाइडी विलयन में वलय पदार्थ केवल वैद्युत अपघट्य हो तो इस प्रक्रम को वैद्युत अपोहन कहते हैं। अति सूक्ष्म निस्यंदन। इस विधि में कोलाइडी विलयनों को विशेष रूप से निर्मित निस्यंदक फिल्टर द्वारा शुद्ध किया जाता है, जो अति सूक्ष्म निस्यंदक कहलाता है। ये निस्यंदक पत्र वैद्युत अपघट्य को अपने में से गुजरने देता है, किंतु कोलाइडी कणों को रोक लेता है। कोलाइडी विलयनों के गुण। अणुसंख्यक गुण। कोलाइडी कणों के उच्च औसत आणविक द्रव्यमान के कारण वे कोलाइडी विलयन में बहुत कम मोल अंश देते हैं, अतः वे बहुत कम अणुसंख्यक गुणों के मान वाले होते हैं। कंदी या अवक्षेपण। कोलाइडी कणों के आकार फिल्टर पेपर के रंध्र से छोटे होते हैं तथा वे आसानी से फिल्टर पेपर से होकर गुजरते हैं। वे यूएफ झिल्ली से होकर नहीं गुजर पाते हैं। टिंडल प्रभाव। जब किसी प्रबल प्रकाश पुंज को समांगी विलयन से होकर गुजारा जाता है तो आंखों को केवल इनकी पथ में रखने पर ही दिखाई पड़ता है। यद्यपि इसी प्रकाश पुंज को जब किसी सॉल से गुजारा जाता है तो प्रकाश का पथ नीले प्रकाश के साथ दृष्टिगत होता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये घटना कोलाइडी कणों की सतह से प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। कोलाइडी कण बहुत छोटा होने के कारण नहीं दिखते हैं। वे प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं तथा काले आधार पर किसी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने पर चमकीले धब्बे अथवा प्रकाश के डिस्क के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ब्राउनी गति। जब कोलाइडी सॉल को किसी माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो प्रकीर्णित प्रकाश को टेढ़ी मेढ़ी गति की अवस्था में देखा गया। क्योंकि प्रकाश कोलाइडी कणों से प्रकीर्णित होता है, ये कण लगातार अनियमित गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं। ये परिक्षेपण माध्यम के कणों द्वारा कोलाइडी कणों से असमान टक्कर के कारण होता है तथा ये सॉल की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। वैद्युत कण संचलन। कोलाइडी विलयन के कण विद्युत दृष्टि से आवेशित होते हैं। वैद्युत आवेश के अस्तित्व को वैद्युत कण संचलन से दिखाया जा सकता है। इसके अंतर्गत विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति कैथोड की ओर या एनोड की ओर होती है। कोलाइडी विलयन को किसी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वाले यू ट्यूब में रखा जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आवेशित कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। कोलाइडी विलयन का जमना या थक्का होना। किसी उपयुक्त वैद्युत अपघट्य को कोलाइडों से जोड़ने पर कणों के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया थक्का होना कहलाती है। वैद्युत अपघट्य द्वारा कोलाइडी विलयन तब तक थक्का नहीं होता है जब तक कि विलयन में मिलाए गए वैद्युत अपघट्य में कुछ निश्चित सांद्रण ना हो। किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल में न्यूनतम सांद्रता जो किसी सॉल के 1 लीटर में मिलाना आवश्यक है, जिससे कि पूर्ण स्कंदन मान कहलाता है। भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के भिन्न भिन्न स्कंदन मान होते हैं। विद्युत अपघट्य के कम से कम स्कंदन मान के लिए इसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होती है।